जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद। अगर ये बात कही जाए कि इस वक्त हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, तो गलत नहीं होगी। क्योंकि पहले तो बात सिर्फ इकोनॉमी पे होती थी, लेकिन अब उसी के साथ दहशतगर्दी उस उरूज पर पहुंच चुकी है कि जहां पर सभी पूरी दुनिया अब जानती है कि 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं, उनकी जान ली जा चुकी है। और उसके ऊपर उसके बाद भी जो कुछ होता रहा, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही, उसके पर भी हम बात करते रहे। इसी के साथ आईएमएफ का जो डिक्लेरेशन है, उनके साथ टॉक्स का, वो भी आ चुका। और रशिया से तेल लेने का मामला कहां तक पहुंचा, उसके पर भी बात हो रही है। बात करेंगे आज। हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से पॉलिटिशियन और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। साजिद साहब, जिस तरह मैंने कहा कि पहले तो इकोनॉमी के पे ही सारी नजर थी और हमने कहा कि चलें इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिशें की जा रही, हो सकता है निकल जाए, लेकिन ये तो मतलब सूरत हाल ये कहां पर पहुंची। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से इस दास्तान का आगाज कहां से करें और कहां पे इख्तिताम करें सर? आलिया, जो मुझे तशवीश है इस वक्त, तो ना सिर्फ मुझे तशवीश है बल्कि पूरी दुनिया को तशवीश होनी चाहिए कि अभी तक आपके किसी स्टेक होल्डर ने, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे कोई वो ये सो कॉल्ड जो पॉलिटिशियन हो, किसी ने अभी तक कौम को या दुनिया को उनके सामने कोई रोड मैप नहीं रखा कि हम इन हालात से निकलेंगे किस तरह और कब निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक खतरनाक एलिमेंट है। और जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, कोई मिच्योर बयान नहीं आ रहा। मैं जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि घबराहट लगती है, लेकिन कोई उसमें से ये नजर नहीं आता कि हु विल टेक देम आउट ऑफ दीज क्राइसिस, कौन लीड करेगा, यहां से निकालेगा कौन। बल्कि उसमें या तो दो चीजें समझी जाती हैं इस वक्त, इशारे दो ही निकलते हैं। जो खामोशी है पाकिस्तान के अंदर से, कुछ भी आवाज नहीं निकल रही है कि आईएमएफ वाले चले जाएंगे, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा भाई। ये दहशतगर्दी आपने पहली दफा नहीं देखी। आपके पहले हर चौक के अंदर इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन ये किस तरह रोकेंगे आप, कहां जाएंगे। ये कोई आपने अभी तक कौमी एक डायरेक्शन नहीं डिसाइड की है, कोई रोड मैप नहीं बनाया है कि आप इंपोर्ट को किस तरह कंट्रोल करेंगे, आप एक्सपोर्ट किस तरह इंक्रीज करेंगे, आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किस तरह लेकर आएंगे, आप क्या किस तरीके से चलेंगे, आप क्या क्या होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज पे है कि लूट मार किस तरह करनी है। देखिए ना, इस्लामाबाद, अगर इमरान खान का देखा जाए, इस्लामाबाद को फतह करने के पीछे उनके क्या अवामल है, क्या उनके 3.5 साल की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो जीरो। अगर मैं यहां पे ये बात कराना चाहूंगा आपको, याद आईएमएफ के हवाले से कि 2019 में भी उन्होंने $6 बिलियन लिया था आईएमएफ से, जिसमें एक ईंट भी नहीं लेगी पाकिस्तान में। मुझे कोई सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट बता दें जो इमरान खान ने किया हो, जिसकी मिसाल दी जा सकती हो, देखे जी ये दूध की नहरें बनाकर गए थे। ये कोई मेरा मकसद। और दूसरा, आईएमएफ जो मेरी नजर में लग रहा है इसके बाद होगा क्या, क्योंकि आपके पास किसी ने भी रोड मैप नहीं रखा है कि एग्रीकल्चर कंट्री है तो हाउसिंग सोसाइटियां किस तरह कंट्रोल करनी है, यहां पे एग्रीकल्चर को प्रमोट किस तरह करना है, इंडस्ट्री को किस तरह मोबिलाइज करना है, किस तरह उनको सब्सिडी देनी चाहिए, किस तरह उनको सस्ती बिजली देकर कंपेरेटिव मार्केट प्लेस बनानी चाहिए ताकि एक्सपोर्ट कर सकें, कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव किस तरह दिए जाएंगे, कोई मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, हम कहां जा रहे हैं। ये जो आज पेशावर में हुआ है, अगर ये हर चौक हर शहर में दोबारा हुआ, किस तरह रोका जाएगा। मैं दूसरी छोटा सा इसके हवाले से बताना चाहता हूं कि अभी आपके जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, असेंबली में उन्होंने तकरीर फरमाई है कि इस वक्त पाकिस्तान में 5 मिलियन अफगानी जो है दंदनाते फिर रहे हैं। फिर वो एज ए डिफेंस मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा 1.5 साल और 1.5 साल के अंदर 4.5 लाख अफगानियों ने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में है। आज किसी के पास कोई डाटा नहीं मौजूद कि वो कहां है। आपके पास ईरान का मॉडल मौजूद था कि उन्होंने उनको खास अपने मुल्क के खास हदूद अरबे के अंदर रखा था। उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी थी, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया था कि सारे ईरान में फैल जाओ जाके। लेकिन आप, क्योंकि आपके इंटरेस्ट ही नहीं पाकिस्तान के इस वक्त रूल करने वाले, लूटने वाले, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा लेकर हर एक के दिमाग में लंदन और दुबई जो है वो छाया पड़ा उनके पास। वो चाहते, हर बंदा ये चाहता है कि मैं लूटूं और भागूं कैसे यहां से। बल्कि साई साहब, अभी आप बता रहे थे कि वो जो केपीके के हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान ये दिया है आजम साहब ने, मैं अब सरप्राइज, उन्होंने कहा जी पेशावर का धमाका अल्लाह की मर्जी थी
अब क्या किया जा सकता है, इस पूरे रीजन के हालात ही ऐसे हैं, ये अफगानिस्तान और ये हमारे एरिया के हालात। और हालात उन्होंने इसलिए किया है कि सबको पता है कि इस वक्त यहां तक खबरें आ रही हैं कि टीटीपी जो है सूबा सरहद पीपीके के अंदर सरकारी ठेकों के ऊपर भी 8% कमीशन ले रहे हैं और रसीद देकर जाते हैं अपनी। और यहां तक रसीद देके जाते हैं, यहां तक इंफॉर्मेशन है जो पीटीआई के पिछले चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो खुद भत्ता देते रहे हैं उनको। अगर यहां तक बातें आ चुकी हैं, और वो चाहते थे ना कि क्योंकि पिछली पीटीआई गवर्नमेंट तो चाहती थी, उनके नेगोशिएट कर रहे थे कि इनको रिहैबिलिटेट करना है। हमारे अमीरुल मोमिनीन साहब तो फरमा चुके हैं कि 40,000 से 65,000 लोगों को लाके रिहैबिलिटेट करना था, तो वो आ गया, रिहैबिलिटेट हो गया ना, वो भत्ता भी ले रहे हैं, तो आपके घरों में घुस के मार भी रहे हैं आपको। आपके आज पुलिस भी डिमोरलाइज्ड है, और जब पुलिस ही डिमोरलाइज है तो फिर लोगों की हालत क्या होगी? जरा सोचें कि ये कितना सीवियर हादसा हुआ है पेशावर के अंदर, और अभी तक कोई सीरियस नहीं ले रहा इसको, अभी तक कोई सीरियस नहीं ले रहा। इस वक्त भी आपका सारा मीडिया, आप मुझे एक आखिरी मिनट दीजिएगा, अभी तक आपका सारा मीडिया, सारा पाकिस्तान फवाद चौधरी के ऊपर सारी तवज्जो है, सारे कवरेज उनको दी जा रही, उनको और उनकी मिसेज को। ये आपके हालात हैं। दूसरी तवज्जो है कि सारा दिन जो वो हुक्म हमारे अमीरुल मोमिनीन दे देते हैं, तो कैमरे सारा दिन आपके जो चैनलों की गाड़ियां वो लेके फिरती रहती हैं कि वो खवातीन की कहां से खींचें, लिबर्टी चौक जाए या कहां कवरेज दें। पता नहीं कि लोगों के मॉरल इखलाकियात किधर चलेंगे। 100 बंदा, मैं 1 मिनट सोचता हूं, 100 बंदा आज कहते हैं जी, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन मार्क ये है, 100 बंदा मस्जिद के अंदर जो मरा है वो ये कहते हैं ये भी शहीद है, उधर वो कहते होंगे वो भी शहीद है। मुझे सबसे पहले तो आप सारे मिलकर ये डिसाइड करें कि शहीद कौन है इनमें से। और दूसरा, अगर देखा जाए तो यहां पे 150 लोगों के अगर 3-3, 4-4 भी बच्चे हो, 3-3, 4 भी फैमिली मेंबर हो, 1000 बंदा जो है इस वक्त उसके ऊपर इंपैक्ट है। यतीम हो गया आज, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। और दूसरा, आप आईएमएफ की बात कर रही हैं आलिया, आईएमएफ का अभी जो इन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने आईएमएफ के पैसों को एज अ बेट इस्तेमाल करेंगे, ये आईएमएफ के एग्रीमेंट को। उसकी वजह यह है कि जब ये सऊदी अरेबिया से इनको नाउमीदी हुई, उन्होंने कहा भी आईएमएफ में जाए तो फिर बात करेंगे। यूएई ने भी यही कहा। अब आपका 1 बिलियन की किस्त है, दैट इज नॉट द टारगेट ऑफ योर रूलिंग एलीट। इनका टारगेट ये है कि इसको बेट इस्तेमाल करके आईएमएफ को पैसा लिया जाए, फिर दोबारा उनसे कर्जा, कि 1.1 बिलियन तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है। आपको तो इस वक्त एएसएपी बेसिस पे $10 बिलियन चाहिए जस्ट टू ब्रीथ, और 2 साल के अंदर आपको $50 बिलियन चाहिए। लेकिन ये कि जो लोग कर रहे हैं उनका बिल्कुल इंटरेस्ट ये नहीं है कि ये पैसा पाकिस्तान में रखा जाए। ये सारे आएगा, ये निकलेगा यहां से, क्योंकि ये बड़ी देर से भूखे फिर रहे हैं, इनके बच्चों के अखराजात, इनके अंतराज, इनकी चीजें नहीं चल रही हैं। आपके जो रूलिंग एलीट है, इसमें पाकिस्तान कहीं किसी जगह पे नहीं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, मैं जो बात करता हूं वाली है, अगर बहसीते कौम अगर देखें तो इनका फर्ज नहीं बनता ये बताएं कि आईएमएफ का पैसा आएगा, ये कहां लगाया जाएगा, और उसके बाद हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। आज तक किसी के मुंह से अल्फाज आपने सुने? आपने कभी किसी से कहा है कि इंपोर्ट लग्जरी गुड पे पाबंदी हम लगाते हैं? आज आए जी मिलके, ये इतना अरसा लगेगा ये प्रोग्राम बना दे। कोई जात एक बता दे मुझे, कोई एक जात, कोई एक फर्द वाहिद इस वक्त ये चीख रहा हो कि आए भी कौम को इस रास्ते पे चलाएंगे, ई कॉमर्स पे ले चलते हैं, आए इन बच्चों को कोडिंग सिखाएं, आए इन बच्चों को सिखाएं कि ड्रॉप शॉपिंग क्या होती है, इनको सिखाया जाए कि पैसे किस तरह बनाने। कोई स्वाय एक ऐसा जिहाद है, वो एक ऐसा बंदा वहां बिठा दिया। ये हमारी मेहरबानी एस्टेब्लिशमेंट की कि हमें खुदा क्रिएट कर देते हैं। पहले इन्होंने भट्टो क्रिएट किया, फिर उन्होंने नवाज शरीफ क्रिएट किया, अब ये दूसरा अमीरुल मोमिनीन क्रिएट कर दिया है। ये सारी मेहरबानी है आपकी एस्टेब्लिशमेंट की। पाकिस्तान में तो रवाज है, खुदा ये क्रिएट करते हैं हमारे लिए। अब इस वक्त आपके बच्चे कहते हैं कि उनको बताया जा रहा है 21वीं सदी का ये पैगंबर है ये आपका, और वो बार बार कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। तो फिर छोड़ेंगे गाड़ियां? तो मुझे ये बताएं, एक छोटी सी बात आ रही है, अगर आपकी कौम जिहाद चाहती है तो आईएमएफ का पैकेज लेने की क्या जरूरत है भाई? जिहादियों को तो पैसे नहीं चाहिए होते। जिहादियों ने तो भाई क्या लेना होता है? बादाम और गुड़ उनकी खुराक है। वो पैकेट इनके हाथों में दे दो, उनको कहे चलो भाई जिहाद पे, गधों पे बैठो, चलो जिहाद करें। फिर आपको ये आईएमएफ के खर्चे तो नहीं चाहिए ना, आईएमएफ के पैसे क्यों चाहिए आपको? फिर अगर ये आपकी डेस्टिनेशन है, इफ योर डेस्टिनेशन इज सोमालिया, अफगानिस्तान और सीरिया है,
तो व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पैकेजेस फ्रॉम आईएमएफ? ये कौन को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया? लेकिन सारी साहब आईएमएफ पे जो जब क्योंकि आप बात करें तो उसके ऊपर मैं कुछ थोड़ा ऐड कर दूं सर। ये डिक्लेरेशन जो आया उसके अंदर तो मुझे कोई ऐसा जैसी तफसीलात नहीं मिल रही। उसके अंदर तो ये आ रहा है कि जो आईएमएफ है अग्रीड टू अलाउ पाकिस्तान टू प्रोवाइड रिलीफ टू दी पुअर segment of society through the Benazir income support program, but in the same emphasis there was strict financial discipline। और मैंने इससे पहले ही पढ़ा था कि IMF रिफ्यूज कि किसी किस्म की डिस्टॉर्शन हम नहीं ले रहे, आपको जो कहा गया था आपने क्यों नहीं पूरा किया, और पाकिस्तान ने जो है उनसे कहा है कि हमें थोड़ा टाइम दें। प्रॉब्लम ये है कि टाइम तो आप इतने दिन से उनको बुला रहे थे, तो आपने जो उन्होंने जो भी पैरामीटर्स कहे थे उन पे क्यों नहीं अमल किया, तो अब आप कब अमल करेंगे? और उन्होंने तो 7,000 आपको याद होगा आपने खबर ब्रेक की थी मेरे प्रोग्राम में 380 बिलियन रुपीस। अब वो कह रहे हैं कि 7,000 बिलियन रुपए के टैक्सेस जो हैं वो लगेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा या वो रिफ्यूज कर देंगे, क्या होगा? नहीं, आप इस वक्त आपके जो मैं बता रहा हूँ, ये तैयारी कर रहे थे ना, जब आईएमएफ के आने से पहले तैयारी शुरू की इन्होंने। 35 रुपए पेट्रोल उनके डायलॉग शुरू करने से पहले किया है। 200 बिलियन की समरी उनके आने से पहले तैयार कर ली थी, क्योंकि वो इतबार ही नहीं कर रहे थे। मैंने आपको शायद आपके सेगमेंट में पहले कहा था कि आईएमएफ की रिजर्वेशंस क्या है। वो कहते हैं कि साल के अंदर 3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, तीनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी हर एक से। वो एक जो बनता है वो पिछले को आगे सुपरसीड कर देता है। वो परेशान थे, ये कौन सी बनाना रिपब्लिक से हम डील कर रहे हैं कि हर दूसरे महीने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है। और कई इस तरह के रिजर्वेशन थे। जाती दफा हमारे मीरुल मोमिनीन साहब जाके जो 10-10 रुपए के जो इन्होंने प्राइस नीचे लेकर आए थे और सारे आईएमएफ की धज्जियां उड़ा गए थे, और फिर बल्कि उसको छोड़े, उसके बाद जाने के बाद भी वो झगड़ा साहब और जो लगारी साहब को जो मैसेज दे रहे थे शौकत तरीन साहब कि आप डायरेक्ट बातें करें, आईएमएफ को कहें चीजें, तो ये सारे घड़े तो खुद खोदे हुए हैं। ये खुद इन्होंने आईएमएफ को जो डीरेल किया है। लेकिन उसमें मेरा जो एक अलमिया है जिसपे मैं तवज्जो चाहता था आलिया, वो ये है कि ये 21वां प्रोग्राम है। अगर वो दे भी जाए आपको पैसे, आप बच पाएंगे? क्योंकि आपके पास तो रोड मैप भी कुछ नहीं है, विल ही नहीं है सर्वाइवल की, ख्वाहिश नहीं है आपकी तरक्की की, या जिस जगह फंस चुके हैं यहां से निकलने की ख्वाहिश आप नहीं दिखा रहे हैं। किसी के कोई अल्फाज मुझसे शेयर करें कि हाँ जी नहीं फलां ने कहा है कि इसके बाद ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हम इस डगर पे चलेंगे, तो हम कौम को इधर इस साइड पे ले जाएंगे, हम आगे अंडे बेचेंगे, आगे मुर्गियां बेचेंगे, कट्टे बेचेंगे, हम इस डायरेक्शन पे ले जाएंगे। कोई बात करें ना इस तरह की कि किधर जाएंगे आगे, डेस्टिनेशन क्या है आपकी इस आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद? वो तो सर कोई प्लान है नहीं ना, जाहिर है। वो तो इस आईएमएफ की इसका इमीडिएट इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी रोटी 25 रुपए से 60 रुपए तक जा रही है इस आईएमएफ के प्रोग्राम के फौरन बाद। और इसी आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद आपका 1.5 करोड़ बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड होगा। 1.5 करोड़। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी तो है नहीं। आप इन्फ्लेशन में वो आपकी हालत होने वाली है, और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर उड़ेगा। क्योंकि जब भूख पड़ेगी तो क्या करेंगे आप? आपकी तो आर्मी को ऑपरेशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आर्मी जाकर रोटियां तकसीम करेगी। ये हालत होने वाली है जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि डिसीजन मेकर जो भी है आपका इस वक्त वो पाकिस्तानी नहीं है, उसका पाकिस्तान के अंदर स्टेक मौजूद नहीं। इसी वजह से कोई मुंह से ये लफ्ज ही नहीं निकाल रहा कि आज से 4 महीने बाद क्या करेंगे, आज से 6 महीने बाद क्या करेंगे, आज से साल बाद क्या करेंगे। मैं आप छोटी सी बात बताता हूँ आलिया, मैं जब यहाँ पे बिजनेस में अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन। मैं जब भी बिजनेस प्लान बनाता हूँ बैंकों को दिखाने के लिए, कंपनीज को दिखाने के लिए, उसमें 2 चीजें डिस्कस की जाती हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। ये एक छोटे से कारोबार के लिए बिजनेस प्लानिंग की जाती है। बैंक देखना चाहते हैं कि भाई आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, कब अचीव करेंगे शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। कोई है स्ट्रेटजी? आप मुझे बताएं, आप कोई डिस्कस कर रहा हो वहां पे किसी चैनल पर बैठ के, या कोई कौम को बता रहा हो, कोई आए भी मिलके करें। वो हमारा मीरुल मोमिनीन अभी भी झंडे पीछे एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लगा लेते हैं, वो पीटीआई का, और रोजाना जाके कहते हैं कि कभी जरदारी मुझे मरवाने लगा, कभी वो करने लगा, कभी वो करने लगा। आज आपका सबसे बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है? मैं अभी उठ के बैठ के देखो, मेरे ख्याल 15-16 हजार से ज्यादा वो ट्वीट हो चुका है, रिजाइन आपका जो है आईएसआई के हेड। हालांकि गलतियां ये आपकी है, आईएसआई हेड तो अभी बनाएंगे, थोड़ा अर्सा पहले निगोशिएट आप इनसे खुद करते रहे। आपका वो इस वक्त ट्रेंड यही पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है। 15 हजार 16 हजार से ज्यादा हो चुका थे।
लेकिन आपकी डायरेक्शंस कोई नहीं है। दर हकीकत अदालतों की हालत ये है, अब देख लें जुडिशरी, आज जो भी मसला होता है फौरन कहां जाते हैं? अदालत जाते हैं, फौरन अदालत जाते हैं। अदालतों की हालत क्या है? अमीरुल मोमिनीन साहब अपने केसेस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? ये हर बंदे को पता है क्यों लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा साहिद साहब, जरा थोड़ी सी, एक मसला पाकिस्तान में चल रहा था कि वो दब्र गया। इसकी वजह ये कि एक तो IMF का हम पहले लगे रहे और उसके बाद ये वाला हमला हो गया, धमाका हो गया। मिस्टर बिलावल भुट्टो वहां पर पहुंचे और फिर वहां पे बातचीत हुई, लेकिन वो फैसला जो है वो पहले ही हो चुका है और अब पाकिस्तान तेल ले रहा है। इसके ऊपर सर आप क्या फरमाएंगे कि क्या ये कैसी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ऐसा हो जाएगा? देखें, होगा होगा होगा, लेकिन वो पैसे आप देखें, आपने उनसे बात की है कि हम चाइनीज करेंसी में डील करें। आपके पास तो पैसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपके तो PSO वालों की भी वो TLCs नहीं खुल रही है। आपकी तो पाक अरब जो रिफाइनरी है उनकी LCs नहीं खुल रही। तो फिर उसकी आपका जो उनके साथ एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि चाइनीज करेंसी में पैसे दिए जाएंगे, हमारे डैडी हमें रेस्क्यू करेंगे चाइना, वो जो तेल हम आपसे लेंगे तो वो पैसे देंगे। अब वो देते हैं नहीं देते, ये एक चीज हवा के अंदर है। लेकिन इस वक्त एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि मार्च के बाद रशिया जो है तेल देना शुरू कर देगा। अच्छा, ये जो कुछ भी हो रहा है इस वजह से हो रहा है कि एक तो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया का बैलेंस खराब है, यूक्रेन रशिया वार वो भी अमेरिका का है। अमेरिका जिस तरीके से सारा कुछ है, लेकिन और दूसरा पाकिस्तान के ये हालात भी अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से। अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होता तो अब तक कुछ ना कुछ पाकिस्तान की मदद थोड़ी बहुत कर देता, इतने हालात खराब ना होते। दूसरी एक मैं सबसे की बात आपको बताने लगा हूं, पाकिस्तान के पतले हालात इतने हो चुके हैं, उसकी वजह है वॉशिंगटन DC में जो हमारी भारतीय लॉबी है बहुत स्ट्रांग है, वर्ल्ड बैंक IMF के अंदर बहुत स्ट्रांग है, और इस वक्त की जो व्हाइट हाउस है उसके अंदर बहुत स्ट्रांग। तो वो ये स्टॉपेज है, वन ऑफ द बिग स्टॉपेज, कि दे आर सो स्ट्रांग हियर। और मैं मुसलसल चीखता रहा हूं पिछले 10 साल से 7 साल से कि खुदारा इस पे तवज्जो दें, खुदारा इस पे तवज्जो दें। लेकिन हमारे ना वॉशिंगटन DC में, दुख के साथ कहूंगा कि एक लॉबी फर्म हायर की हमारे मिस्टर हैंडसम ने, लेकिन अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी को प्रमोट करने के लिए। आज तक किसी ने कोई लॉबी हायर नहीं की वॉशिंगटन DC में जो पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए की हो। और पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत ये है कि क्योंकि उसकी वजह ये ना, डायस्पोरा की हालत क्या होगी मैं बताता हूँ आपको। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि यार पाकिस्तानी डायस्पोरा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है वर्सेस इंडियन डायस्पोरा। हमारे इंस्टीट्यूशंस की हालत क्या है पाकिस्तान के अंदर? हमारी डिग्रियों की वैल्यू क्या है? आपके हर बंदे को ट्वीट उर्दू में क्यों करना पड़ता है? तो वहां जब फैक्ट्री, हम वहीं की प्रोडक्ट है ना, उन्हीं फैक्ट्रियों की प्रोडक्ट है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज की। तो अब वहां से पहले तो तालीम याफ्ता लोग यहाँ आए ही नहीं 80s में। भूख से, हमारा तो एक ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर कि जब भूख से मरते हैं फिर निकलते हैं। पहले वो मिडल ईस्ट जाते हैं, फिर मिडल ईस्ट से जॉब चली जाए तो अमेरिका कनाडा आ जाते हैं। तो फिर वो डायस्पोरा से कंपीट किस तरह करेंगे? डिग्रियां तो लेके आए नहीं। तो जो टूटी फूटी डिग्रियां लेके अभी आए भी हैं तो वी आर नॉट कंपेटिटिव हियर, पीरियड। तो हमारा दर है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय गवर्नमेंट बड़ी इंटरेस्टेड थी कि उनका डायस्पोरा, एक तो मैंने पिछले दिनों में बात की थी, वो जहां जाते हैं डिग्रियां लेकर जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हम आते हैं, भूख की वजह से आते हैं और कोठियां बनाने आते हैं। हमारी डेस्टिनेशन कुछ और है, हमारा माइंडसेट कुछ और। लेकिन ये कि उस पे, और उस वजह से इस वक्त हम वॉशिंगटन DC में भी सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, और यूके के अंदर भी हम सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं अपने डायस्पोरा से खुश नहीं हूं। मैंने आपको बताया था कि इतने ज्यादा है यहाँ पे पाकिस्तानी जिसकी हद नहीं है। न्यूयॉर्क के अंदर सबसे ज्यादा है, एक पाकिस्तानी काउंसिलमैन तक वहां पे मौजूद नहीं। अब तो बांग्लादेशी लोग जो है इलेक्शन जीत कर आगे आना शुरू हो चुके हैं। एक सिंगल कांग्रेसमैन नहीं है पाकिस्तानी डिसेंट का। और यहाँ पे बातें करें तो वो कहते हैं जी मेरा व्हाइट हाउस मैं जाता हूं तो निकल आता हूं लेकिन बाहर गेट पे बैठ के आ जाते होंगे ना। अच्छा साहिब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, तो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके ऊपर भी बात की हमने। जैसे कि अब जो KPK के मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये पूरा रीजन में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। कौन से रीजन में ऐसा हो रहा है? हमारे हमसाया कंट्रीज तो इतने तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया को आप देख लें। आप सिर्फ मिसाल लेंगे तो अफगानिस्तान की ही लेंगे। अच्छा, इसी के साथ आर्मी चीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आई, उसके ऊपर एक इजलास हुआ है कोर कमांडर्स का, मेरा ख्याल है जो हुई है, मीटिंग हुई है, जिसमें जो है ये कहा गया है ISPR के मुताबिक जो है
उनकी क़यादत में कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। फिर ये कहा गया कि गैर इखलाकी और बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सर, गैर इखलाकी या बहुत ही एक जाबिराना किस्म की कार्रवाई हुई। मैं कहता हूं ब्रूटल है। आपकी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर अटैक है, तो सिर्फ गैर इखलाकी। आपने मुआशरत के बारे में बात की, मैं सुबह आज परेशान था। सेम डीएनए, फरवरी 1 को आपके भारत का बजट आ रहा है, सेम डीएनए ग्रोथ की, उनकी ग्रोथ क्या चल रही है? 6.1% फिजिकल ग्रोथ आ रही है इस साल, और अगले साल के लिए मेरे ख्याल 6.8%। ये आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की। 5.1% चाइना की ग्रोथ। आपका सेम डीएनए के लोग हैं, आप खाने भी वही खाते हैं, गाने भी वही सुनते हैं। पता नहीं क्या बात है कि किधर। पाकिस्तान बनाने वाले तो बंगाली थे भाई। पाकिस्तान की मूवमेंट तो बंगाल से शुरू हुई थी। जब 1947 में पाकिस्तान बनाया तो 2 साल के बाद आपने उनके साथ जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे आप। देखिए, पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा बांग्लादेश की आबादी थी। सीटें मुजीबुर रहमान की ज्यादा थी। यह ड्रामा उस वक्त भी यही हो रहा था, आज भी ड्रामा यही हो रहा है। लूट मार कहते उधर तुम इधर हम। इस सिलसिले में मैं एक पोस्ट देख रही थी, आपको पता है ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट है, तो उन्होंने कहा कि ये फॉल ऑफ ढाका नहीं, राइज ऑफ ढाका था, राइज ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल, नो क्वेश्चन अबाउट। 33 बिलियन उनके इस वक्त फॉरेन रिजर्व है, $33 बिलियन इस वक्त बांग्लादेश। $33 बिलियन। आप अंदाजा लगा। और आप हमेशा ये कहते रहे कि ये भूखे नंगे हमारे गले को पड़ेंगे। आप शुरू से उनका मजाक उड़ाते थे, शुरू से उनका मजाक। और वहां एक क्लर्क भी होता था तो यहां से जाता था, मैं जानता हूं अभी तक। आपने वहां भी, मैंने अगले दिन एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा था, तो ब्यूरोक्रेसी ज्यादातर बांग्लादेश के अंदर हिंदू थी। तो जब 1947 हो तो ब्यूरोक्रेसी सारे पढ़े लिखे हिंदू वहां से चले गए, तो वहां पे क्लर्क भी जाता था तो पाकिस्तान से जाता। सर, ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट, उन्होंने ये बात कही ना, उन्होंने कहा कि ऐसा मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो इसराइल और इंडिया में भी नहीं हो रहा जो हमारी मस्जिदों में हो रहा है। सही कहा ना, मैं एंडोर्स करती हूँ इस बात को। 100% ख्वाजा साहब की बात से, स्टेटमेंट से एग्री करूंगा। अमेरिका के अंदर इस्लाम सेफ है, अमेरिका के अंदर मुसलमान सेफ है। इस तरह का इजराइल के अंदर भी नहीं होगा, भारत के अंदर भी नहीं हो रहा जो वहां पे हो रहा है। भारत के अंदर भी देखे ना, वो चले बातों की हद तक ये चीज है। इस तरह मेरा मतलब मस्जिदों के अंदर घुस के तो नहीं किया जा रहा ना, खुदा के घर के अंदर। सबसे बड़ा अफसोस, सबसे बड़ा तो इसका नुकसान ये होगा, अब लोग नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे मस्जिद में, डरते। ये सर्व कर रहे हैं। और दूसरा, मैं जो बात आपसे करने वाला था कि 30 लाख इस वक्त 30,000 मदरसे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और पूछा जाए तो कि बात पाकिस्तान क्यों नीचे जा रहा है, कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30,000 मदरसे हैं, नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती किसी को। बस सर, इसी पे खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस्लाम से दूरी है, इस वजह से नीचे जा रहा है। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। दोबारा भी बात हुई। थैंक्स।